हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में 12th हिंदी का पेपर देना है। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसको आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी में 10 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th हिंदी 2024 का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कि ये गद्यांश जो मैंने इस वीडियो में लिया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम 12th हिंदी में गद्यांश को कैसे सॉल्व करें, यानी कि एग्जाम में जब हम जाएंगे तो गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि एग्जामिनर हमें 10 में से 10 पूरे नंबर दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको पूरा गद्यांश सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए गद्यांश होता कैसा है, इस प्रकार से रहेगा। महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने हेडिंग डाला, जैसे एक गद्यांश मैंने ले रखा है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये गद्यांश जो है ये अशोक के फूल चैप्टर से है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और आपको पता है कि अशोक का फूल जो है ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे हिंदी का। ठीक है, तो देखिए गद्यांश क्या है इसको समझिए। एक गद्यांश ऐसे आपको दिया रहेगा, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ऐसे गद्यांश रहेगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर लिखना होगा। ये तो क्वेश्चन रहेगा, ऐसे पेपर में आपके क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसे आपको जब पेपर मिलेगा तो पहले पेपर आप 15 मिनट खूब अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। ठीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके गद्यांश रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि गद्यांश तो आपने पढ़ लिया भैया, अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 2 × 5 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो आपको ऊपर गद्यांश दिया गया है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। कैसे लिखोगे एग्जाम में अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जितने के नीचे आपकी रेखाएं हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, इसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम चेंज कर देना है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि ये किस पार्ट से और इसके लेखक कौन है। तीसरा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। ठीक है, तो इसका सबका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, मतलब जो आपका गद्यांश है, ठीक है, इसी में आपको इसका आंसर दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आखिर कहां पर दिया है। ठीक है, चौथा है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है, यानी कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है। ठीक है, इसको मैं अभी बताऊंगा। और कौन उखड़ और ढह गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है इसमें कि कौन उखड़ और ढह गया है, इसी में आपको इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए लिखा है जो समृद्ध हुई थी वो सामंत उखड़ गए। कौन उखड़ गया? सामंत। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है अभी मैं जब सॉल्व करूंगा तो एक एक करके सबको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब गद्यांश सॉल्व करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, लेकिन कैसे लिखना है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे आप सॉल्व करोगे, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पेज, देखिए आपकी कॉपी में तो पेज रहेंगे ही, उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज यूज कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें तो आपको एक काम करना है कि जो आपका फर्स्ट वर्ड है अशोक का, ठीक है, और जो आपका लास्ट वर्ड है मिट गई, इसको डॉट डॉट करके लिख देना है। क्यों? क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता, आंसर ही लिखना है। तो ये कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ आपने यही गद्यांश सॉल्व किया है। तो अशोक का डॉट डॉट मिट गई ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, देखिए ऐसे लिखना है अशोक का। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके लिख दे। पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, वो तो मैंने हिंदी की कॉपी कैसे लिखे हैं उसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर ऐसे मिट गई
प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको ही डालना होगा भैया, उसको डाल दीजिएगा, फिर ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग संदर्भ, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है। तो संदर्भ में मैंने बताया कि सबसे पहला हेडिंग आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डालना है, फिर अशोक का फूल ऐसे डॉट डॉट करके लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया, ठीक है। संदर्भ। और एक काम और कीजिएगा, जो ये मैं रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर, रेड कलर, आसमानी कलर, येलो कलर, इनका यूज मत कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है या स्केच यूज करना है, मार्कर तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि ये गद्यांश किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है। तो नाम से स्पष्ट है, अशोक का वृक्ष, यानी कि ये अशोक के फूल चैप्टर से है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो संदर्भ थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए कैसे लिखना है, आपको किसी भी चैप्टर का संदर्भ लिखना है तो आप लिख देंगे, बस इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए कौन सा भाग है, ये गद्य भाग है, हिंदी गद्य, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर गद्य भाग, ठीक है। गद्य भाग में संकलित एवं तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार। देखिए थोड़ा इनकी विशेषता लिख देंगे हमारे लेखक की ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, ठीक है। तो सुविख्यात निबंधकार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं, संदर्भ ऐसे लिखिएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। कोई दूसरा लेखक या लेखक और उसका चैप्टर है तो आप थोड़ा चेंज कर देंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस चैप्टर के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। द्विवेदी द्वारा लिखित, ठीक है। अब लिखेंगे चैप्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा। जैसे गद्य भाग है ब्लैक, लेखक का नाम है ये भी ब्लैक, और पाठ का जो नाम है अशोक के फूल, ये भी ब्लैक से लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव रहेगा भैया। तो अट्रैक्टिव को तो सभी देखते हैं भैया, ठीक। तो अशोक के फूल, ठीक है, नामक ललित निबंध। देखिए ये एक प्रकार का ललित निबंध है जो अशोक के फूल है, ठीक है, से अवतरित है। बस हो गया। इस प्रकार से आपको गद्यांश संदर्भ लिखना है, पाठ और लेखक का नाम। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। मान लीजिए किसी और चैप्टर से है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप से है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के निबंधकार राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित है। मतलब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर देना है, बाकी ऐसे ही संदर्भ लिखना है, थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संदर्भ हमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। जो अशोक के फूल चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे गद्यांश की दृष्टि से। तो देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है। इसको भी मैं हटाऊंगा। देखिए इसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, संदर्भ लिख दिया, 2 नंबर क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जिसके नीचे रेखाएं हैं उसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। देखिए जो साधारण, देखिए यहां से यहां तक के नीचे रेखाएं हैं, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ठह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो अपने शब्दों में इसका आपको व्याख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या।
ठीक, अब लिखेंगे अपनी भाषा में लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है किताबी भाषा ही लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, आप अपनी भाषा में देखिए। अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है। ये वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वो सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहा है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है, ठीक है। मगर आज समय बदल गया है, साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की वह बादशाहत, आगे भी 2 लाइन है उसको भी मैं लिख देता हूं, अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का व्याख्या अपने शब्दों में लिखना, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप बुक पढ़कर गए हैं वही आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। बस आपको ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हैं, संदर्भ और व्याख्या, इसको सही से लिखना है। बाकी जो नीचे के 3 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर, ये भी क्लियर होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर दी है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखिएगा, समझ में आए 1 2 करके। तीसरा क्वेश्चन है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, बताइए। तो ऊपर दिया गया है, देखिए यहां पे देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। मतलब थोड़ा घुमा फिरा कर, कौन है, अशोक का वृक्ष जो है या अशोक का जो वृक्ष है यही जो है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। देखिए इसी से रिलेटेड यहां पर लिखा गया कि उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है कौन, अशोक का वृक्ष, ठीक है। तो तीसरा हम हेडिंग डालकर ऐसे लिखेंगे, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। ये 2 नंबर आपका क्लियर, मतलब 2 लाइन का भी आंसर आपको लिखना होगा। संदर्भ और व्याख्या अगर आप अच्छे से कर ले गए, बाकी का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तीसरा, चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है, देखिए नीचे, लाखों करोड़ों की उपेक्षा में कौन समृद्ध हुई है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा में कौन समृद्ध हुई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कौन समृद्ध हुई है, देखिए संसार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई है और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वो सामंत उखड़ गए, यानी कि सामंत सभ्यता समृद्ध हुई है, ठीक है। देखिए जो समृद्ध हुई थी वो सामंत उखड़ गए, तो यहां पर लिखेंगे लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी, ठीक है। बस आंसर आपका हो गया, 2 नंबर ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। मतलब यहां पे थोड़ा छिपा रहता है आंसर, देखिए कहीं कहीं तो डायरेक्टली आंसर दे देगा, कहीं कहीं थोड़ा हाइड रहता है, उसको आपको ढूंढना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कौन है, कौन उखड़ और ढह गया है भैया, ठीक है। तो यहां पे लिखा है ऊपर, देखिए क्या हुआ, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पड़ी थी उसके रक्त संसार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। यानी कि सामंत जो है वो उखड़ चुके हैं, ठीक है। जो सामंतवादी व्यवस्था है वो उखड़ गए हैं, ढह गए हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा चेंज करके, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा ऐसी शोषक व्यवस्था पर आधारित समाज भी अब ढह गए हैं। यानी कि जो सामंतवादी व्यवस्था है वो ढह चुकी है, वो अब उखड़ चुकी है, ठीक है। देखिए सामंत उखड़ गए, तो सामंतवादी जो व्यवस्था है वो उखड़ गई है और ढह गई है, बस यही आपको लिखना है। तो अशोक के फूल चैप्टर के जो गद्यांश हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और थोड़ा सा टफ भी माने जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तभी ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा गद्यांश सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे, अगर फर्स्ट क्वेश्चन संदर्भ है ऐसे लिखेंगे खूब अच्छे से, फिर व्याख्या करेंगे, फिर जो 3 क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। तो टोटल आपका जो है एक गद्यांश रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग एक गद्यांश दिया जाएगा, मतलब 2 गद्यांश रहेंगे, एक करना होगा, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, हिंदी के गद्यांश में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप 10/10 अचीव कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गद्यांश किस पार्ट से लिया गया और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आज का इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।